चलो, तो हम दुर्खिम पढ़ रहे थे। ठीक है, दुर्खिम से संबंधित बहुत सारे हम लोग क्या कर चुके हैं, बहुत सारी अवधारणा कर चुके हैं ना। आज हम कोशिश करेंगे कि जो दुर्खिम की अवधारणा है ना, वो हो जाए समाप्त। ठीक है, चलो, तो आज हम एक अगला अवधारणा शुरू किए थे, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, सामूहिक प्रतिनिधित्व। इसको अलग अलग करके देखो तो, सामूहिक और प्रतिनिधित्व दोनों अलग अलग हो गया। जब दोनों अलग अलग करेंगे तो हमें क्या दिखाई देता है, सामूहिक का मतलब होता है समूह, बहुत सारे लोगों का एक समूह, है ना, और उस समूह का प्रतिनिधित्व कोई करता है। तो सामान्य अर्थों में हम तो ये समझेंगे ना कि बहुत सारे लोगों के द्वारा बनाया गया एक समूह है और उस समूह को कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है कि नहीं, ऐसी सोचेंगे ना। लेकिन ये जो सामूहिक प्रतिनिधित्व है, हमने पढ़ा है, इमानुएल दुर्खिम जो है कहता है समाज में जो भी घटना घटित हो रहा है, हमने सामाजिक तथ्य पढ़ा है इसके पहले, है ना, और सामाजिक तथ्य में दुर्खिम कहा है कि समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, जो भी घटना हो गया, जो भी विचारधारा हो गया, जो भी मान्यताएं हो गई, सब क्या है, वस्तु। सबको वस्तु माना है ना, सब क्या है, एक वस्तु के जैसे है, ये बोला था। अब ये जो धारणाएं हैं, ये जो विचार है, ये भावनाएं हैं, ये वस्तु है। तो दुर्खिम किसके बारे में बात कर रहा है, सामूहिक प्रतिनिधित्व के बारे में बात कर रहा है। तो हम जो सामान्य अर्थ लगा रहे थे अभी, है ना, समूहों को प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति या समूहों को प्रतिनिधित्व करने वाले वस्तु के बारे में हमें पढ़ना है। हम अपनी सामान्य इसमें जानकर वो तुक्का लगा रहे थे ना, लेकिन ऐसा नहीं है। दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व के बारे में कहा है कि समाज में जो व्याप्त विचार है, जो धारणाएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो मानव को प्रभावित करता है, यही क्या है, सामूहिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। ठीक है, और ये सामूहिक प्रतिनिधित्व है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका कार्य क्या है। सामूहिक प्रतिनिधित्व में जो समाज की विचार धारणाएं भावनाएं हैं, जो मानव को प्रभावित करता है, यही क्या है, सामाजिक चेतना का विकास करता है ना। इसी के माध्यम से सामाजिक चेतना का विकास होता है। सामाजिक चेतना पढ़ा दिया हूं क्या, सामाजिक एकता पढ़ाया हूं, उसी समय सामाजिक चेतना के बारे में पढ़ाया, है ना। समाज के लिए चेतना, समाज में चेतना पढ़ाया हूं ना, है? ठीक है, समाज के लिए चेतना, समाज में चेतना के बारे में पढ़ाया। ठीक है, याद होगा, याद नहीं है तो याद करना, है ना। अब ये जो विकास है, सामाजिक चेतना का विकास होता है, और ये जो सामाजिक चेतना है, ये चेतना कैसे निर्मित होता है? जब किसी व्यक्ति की मन में कोई इच्छाएं जागृत होती है, कोई चेतना बनता है ना, और वो सामान्य होती है। किसी सामान्य वस्तु के लिए व्यक्ति की मन में जो इच्छा जागृत होता है, और दीर्घकालीन के बाद, दीर्घकाल के बाद, बहुत लंबे समय के बाद उस इच्छा, उस धारणा को समाज की स्वीकृति मिल जाती है। क्या बोला, मनुष्य के द्वारा, है ना, व्यक्ति के द्वारा किसी सामान्य वस्तु पर विश्वास, धारणाएं, चेतना बनता है, जो दीर्घ समय के बाद वो क्या हो जाता है, उसको समाज की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है और समूह के द्वारा उसे मान्यता प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लोक रीति। और वही लोक रीति जो है, उसी लोक रीति से संबंधित है हमारा सामूहिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, भावनाएं, विचार और धारणाएं, समझ गए, यहां तक समझ आ गया। ठीक है, चलो, अब ये जो सामूहिक प्रतिनिधित्व है, इसका एक विशेषता होता है मानव को नियंत्रित करना। क्या, मानव को नियंत्रित करना। अब मानव को कैसे नियंत्रित करता है, सामूहिक प्रतिनिधित्व, समूह समाज है ना। जब मैंने आपको श्रम विभाजन पढ़ा रहा था, उस समय पे मैंने दो प्रकार की एकता के बारे में बताया था, या एक, है ना, सामाजिक एकता में भी मैं उसके बारे में बताया था। दो प्रकार की एकता होती है, बताया था। कौन कौन सी एकता, कौन कौन सी एकता, सावयवी एकता और यांत्रिकी एकता, दो चीज के बारे में बताया था। यांत्रिकी एकता का काम, यांत्रिकी एकता क्या होता है, जो आदिम समाज में पाया जाता था, यांत्रिकी एकता। ठीक है, हो गया। उसको बताने का मतलब क्या है कि जो यांत्रिकी एकता था, है ना, वो यांत्रिकी एकता में कहा जाता था, उसी में एक चीज और बताया था,
दमनकारी कानून, बताया था ना, एक दमनकारी कानून होता है, क्षतिपूरक कानून होता है। तो दमनकारी कानून किस में आता था? यांत्रिकी एकता में आता था। और यांत्रिकी एकता को बताते समय दुर्खिम कहा है कि यदि कोई एक व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करता है तो उसे सामाजिक अपराध की श्रेणी में नहीं रखेंगे, ऐसा बोला था। जब कोई व्यक्ति आपराधिक कृत्य करता है, आपराधिक कृत्य किया और उसमें समाज की एक बहुत बड़ा तबका प्रभावित होता है, तब उस व्यक्ति को अपराधी कहा जाता है और उसे दंड प्रदान किया जाता था, दंडनात्मक दंड, है ना। बहुत ही जघन्य अपराध के लिए जघन्य दंड, जिस प्रकार से वो अपराध किया था उसी प्रकार से उसको दंड दिया जाता था। ठीक है, तो सामूहिक प्रतिनिधित्व मतलब समूह के द्वारा किया गया कार्य, है ना। अब उसमें क्या होता है, समूह के लिए कर रहे थे हम लोग, समूह के लिए अपराध कर रहा था तब उसको अपराध कहते थे। अब यहाँ देखो, मान ली कोई भीड़ है ना, कहीं भीड़, आपने कहीं दशहरा गए हैं, है ना, अब दशहरा में भीड़ जो रहती है, आप भी भीड़ के सदस्य है कि नहीं, लेकिन वो जो भीड़ है उस भीड़ को आप नियंत्रित कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना, लेकिन वो भीड़ आपको नियंत्रित करके रखता है कि नहीं, है ना। वो भीड़ जो है व्यक्ति को नियंत्रित करके रखता है, ठीक है। और इसीलिए ये जो सबसे सामूहिक प्रतिनिधित्व है सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसमें सामाजिक अभिमति शामिल होती है और वो उसे हम भीड़ के उदाहरण से समझ रहे हैं। सामाजिक अभिमति, जो समाज चाह रहा है, जो समूह चाह रहा है, वही कार्य होता है ना। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति सामाजिक या समाज जाति के विरुद्ध कार्य करता है तो उसे जाति और समाज से अलग कर देता है कि नहीं, ऐसी समस्याएं होती हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो सामूहिक प्रतिनिधित्व है, इसको व्यक्ति के विचार या व्यक्ति की धारणा, जो व्यक्तिगत धारणा है, व्यक्तिगत विचार है, ये इसे प्रभावित नहीं कर सकता है। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, चलो अब हम, ये हो गया हमारा सामूहिक प्रतिनिधित्व, है ना, सामूहिक प्रतिनिधित्व। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है, ठीक है ना। सामूहिक प्रतिनिधित्व की विशेषता में हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सामूहिक प्रतिनिधित्व है, ये क्या होता है हमें यहाँ? विचार, धारणाएं और भावनाएं, है ना। जब व्यक्ति जन्म लेता है तब वो तो जैविक प्राणी होता है, उसके पास कोई विचार नहीं, कोई धारणाएं नहीं होती, है ना, और न ही उसको किसी भावनाओं की जानकारी होता है क्या? सोनम जब बच्ची थी तो कहीं भी जाके रो देती थी, होता था ना ऐसे, विवाह घर में जाके रोई होगी, कहीं रोई कि नहीं है। और जहाँ जिसके यहाँ शव रखा हुआ है, मृत शव रखा है, वहाँ जाके खिलखिला के हंसती भी थी, क्योंकि उस समय भावनाएं फिर नहीं थी, भावनाओं मतलब इनका सामाजिकरण नहीं हुआ, ये जैविक प्राणी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सामाजिक प्राणी बनते जाते हैं। और वो सामाजिक प्राणी कैसे बनते हैं? जब समूह में आती है ना, समूह मतलब मानव के समूह, जो समूह है उस समूह में आता है, तो धीरे धीरे इनको परिस्थिति और भावनाएं, विचार, धारणाएं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है और यह व्यक्ति अब जैविक व्यक्ति से सामाजिक व्यक्ति की ओर परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो पहला विशेषता क्या है? समाजीकरण में सहयोग। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया में इसकी भूमिका। हो गया, पहला समझ गया विशेषता। अब समाजीकरण में भूमिका कैसे इसकी? सामूहिक प्रतिनिधित्व हमें क्या क्या सिखाता है? भावनाएं, विचार, धारणाएं, चेतना, है ना, पारस्परिक संबंध, व्यक्ति के विचार के अंतःक्रिया, है ना, और इतना कुछ हमें सिखाता है, ठीक है। अब इतना कुछ सीखने के बाद सब व्यक्ति जो है उसकी पूर्ण रूप से समाजीकरण हो जाता है। समाजीकरण क्या है शीतल? सीखने की एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलते रहती है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं दूसरी विशेषता। ये जो है इसकी दूसरी
विशेषता है अतिरिक्त सामाजिक एकता का विकास करता है। ठीक है, अतिरिक्त सामाजिक एकता का विकास करता है। सामाजिक एकता हम पढ़ चुके हैं ना, हाँ? सामाजिक एकता का विकास, ठीक है, अतिरिक्त सामाजिक एकता का विकास करता है। ठीक है, हो गया। दूसरी चीज, जब व्यक्ति सामूहिक प्रतिनिधित्व या समूह में रहता है ना, समूह का प्रतिनिधित्व करता है, तब व्यक्ति संघर्ष नहीं करता, है ना। तो दूसरी चीज है, अगली विशेषता, सामाजिक संघर्ष में नियंत्रण। सामाजिक संघर्षों में नियंत्रण, सामाजिक संघर्षों में नियंत्रण स्थापित करके रखता है। समझ गए? ठीक है, चलो हो गया। तो इतनी सारी चीजें हम देख चुके किसमें, सामूहिक प्रतिनिधित्व। हो गया, है ना। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, विशेषता से क्वेश्चन पूछेगा इसका, है ना। सामूहिक प्रतिनिधित्व की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चंस आएगा, तो इसको देख लेना, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं मैं। चलो अब हम आगे अगली अवधारणा की ओर बढ़ते हैं, और वह है धर्म का सामाजिक सिद्धांत। आपको पता है दुखी ने धर्म के सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, अध्ययन किया है और बताया भी है ना। कौन से पुस्तक में? हाँ, चलो इसको किस पुस्तक में दिया है? The elementary forms of religious life 1912 में इस पुस्तक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। आखिरकार धर्म क्या है? धर्म क्या है? दुर्खिम कहता है धर्म जो है ये अलौकिक शक्तियों पर विश्वास है ना। धर्म क्या है? अलौकिक शक्तियों पर विश्वास है। कल लोग आप लोग बताना मुझे कि धर्म से संबंधित कौन कौन व्यक्ति है जो धर्म की अवधारणा प्रस्तुत किया है। पहला क्वेश्चन नोट करो, पीछे साइड नोट करो। पहला क्वेश्चन बताना कि धर्म की उत्पत्ति की प्रकृतिवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? धर्म के उत्पत्ति की प्रकृतिवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? पहला क्वेश्चन हो गया, धर्म के प्रकृतिवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। दूसरा क्वेश्चन आप नोट करिएगा, धर्म की उत्पत्ति की आत्मवाद का सिद्धांत, धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। धर्म के उत्पत्ति के आत्मवाद के सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। हो गया, समझ गए? चलो आगे हम देखते हैं प्रकृतिवादी सिद्धांत और आत्मवादी सिद्धांत। हो गया है? चलो तो आगे बढ़े हैं। चलो आगे हम बढ़ते हैं। ये जो दुर्खिम है ये कहता है कि जो धर्म है ये धर्म क्या है, बहुत सारे बात करता है ना। तो दुर्खिम कहता है धर्म नैतिकता के सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। धर्म एक प्रकार की नैतिकता के सामूहिक प्रतिनिधित्व, नैतिकता के सामूहिक प्रतिनिधित्व
नैतिकता के सामूहिक प्रतिनिधित्व, है ना, नैतिकता के सामूहिक प्रतिनिधित्व के एक प्रतीक के रूप में, के एक प्रतीक के रूप में ठीक है, हो गया। दूसरा क्या कहता है, धर्म क्या है भाई, धर्म अलौकिक शक्तियों पर विश्वास है। धर्म क्या है, यह अलौकिक शक्तियों पर विश्वास है। कहा अलौकिक शक्तियों पर विश्वास, अलौकिक शक्तियों पर विश्वास है। हो गया, ठीक है। फिर ये कहता है ना, अभी बताऊंगा, धर्म पवित्र वस्तुओं की श्रेष्ठता, धर्म जो है पवित्र वस्तुओं की श्रेष्ठता, धर्म पवित्र वस्तुओं की श्रेष्ठता को धर्म पवित्र वस्तुओं की श्रेष्ठता की समग्रता का प्रतिनिधित्व करता है। श्रेष्ठता के समग्रता का प्रतीक है। चलो अभी समझाता हूं, है ना। चलो यहां तक समझ में आ गया, यहां तक लिख लिए। और इसी में जो दुर्खीम है, इन्होंने धर्म को क्या कहा है, पवित्र और अपवित्र वस्तुओं में बांटा है। पवित्रता और अपवित्रता या समान, ठीक है। चलो अब इसको सुन के जाना। सबसे पहले आप देखो, धर्म सामान्य अर्थ में, दुर्खीम को अभी साइड कर दो, है ना, दुर्खीम को भी हटा दो। दुर्खीम को हम दुर्खीम की कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं देते हैं। अभी आप सामान्य रूप से धर्म की बात करें। सामान्य रूप से धर्म क्या है, धर्म क्या है, आपको क्या क्या सिखाता है धर्म? नैतिक रीति सिखाता है, अच्छा जीवन जीने सिखाता है, सिखाता है क्या है? और धर्म किसकी, धर्म को मानने वाले कौन है? हम सब व्यक्ति लोग, सब व्यक्ति है ना। और अलग अलग धर्म हमें दिखाई देता है, और सभी धर्म एक समूह है, एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है ना। कोई धर्म, हिंदू धर्म बोलेंगे तो हिंदू धर्म एक समूह का प्रतिनिधित्व किया कि नहीं किया? मुस्लिम धर्म एक समूह का प्रतिनिधित्व किया कि नहीं किया, है ना। तो जनमानस को प्रतिनिधित्व करने वाला जो लोगों को नैतिकता का शिक्षा देता है ना। सामान्य अर्थ में भी हम देख रहे हैं तो धर्म यही है जो लोगों को नैतिक मूल्यों, आदर्शों और विश्वासों की शिक्षा देता है। यही क्या कहलाता है, धर्म, ठीक है। दुर्खीम भी यही कह रहा है, नैतिकता के सामूहिक प्रतिनिधित्व के एक प्रतीक के रूप में है धर्म। समझ गए? जब देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, सामूहिक प्रतिनिधित्व। नैतिकता जो है एक समूह के सभी व्यक्ति उस नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, तो उस नैतिकता में ही रहकर अपना कार्य करता है ना। विदुर का पंडाल लगा है, जूता पहन के जाओगे अंदर? नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी नैतिकता है, हमारी आदर्श है, और इसी आदर्श और नैतिकता में हम बंधे हुए हैं। अगर मान लो चल भी दिए जूता पहन के, तो हमारे समूह के जो प्रतिनिधि, समूह के जो लोग हैं, है ना, वो क्या करेंगे, हमें अवॉइड करेंगे ना, हमें दंड दे सकते हैं, ऐसी कोशिश करेंगे। अगला क्या है, यह अलौकिक शक्तियों पर विश्वास है। जो धर्म है यह अलौकिक शक्तियों पर विश्वास है कि नहीं, है ना। हम उस शक्ति को नहीं देखे हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन वो उसी को हम धर्म कहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्या है, पवित्र वस्तुओं की श्रेष्ठता के समग्र का प्रतीक है धर्म। जो पवित्र वस्तु है उस सभी पवित्र वस्तुओं को मिला दो एक साथ, सभी पवित्र वस्तुओं को लाओ एक साथ, उसी को हम धर्म कहते हैं। समग्रता, है ना, समग्रता का प्रतीक है धर्म। समझ गए? और दुर्खीम कहता है कि जो धर्म है पवित्र और अपवित्र। अब इसी को इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं ना, पवित्र और पवित्र नहीं लिखेंगे,
क्या लिखेंगे? सेक्रेट एवं प्रोफेन, है ना? क्या लिखते हैं? सेक्रेट और प्रोफेन, ऐसे लिखेंगे, ठीक है? सेक्रेट और प्रोफेन करके लिखते हैं, ठीक है? तो कभी वो क्या पूछेगा क्वेश्चन में, सेक्रेट और प्रोफेन की अवधारणा, धर्म को सेक्रेट और प्रोफेन में किसने बांटा है ना? पवित्र पवित्र नहीं बोलेगा, क्योंकि पवित्र पवित्र सब जानते हैं, दुर्खिम। तो क्या लिखना है, याद रखना है इसको, सेक्रेट प्रोफेन। प्रोफेन मतलब अपवित्र, सेक्रेट मतलब पवित्र, सेक्रेट और प्रोफेन, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? दुर्खिम की धर्म की जो अवधारणा है उसका कुछ चीजें समझ में आ गया ना? चलो अब हम देखते हैं दुर्खिम के द्वारा इसकी व्याख्या किस प्रकार किया गया है। धर्म की व्याख्या, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं धर्म क्या है। धर्म क्या है? समूह की श्रेष्ठ, है ना? समूह की श्रेष्ठ, समूह की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने वाला तत्व है। एक प्रकार से क्या है? समूह की श्रेष्ठता को, समूह की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने वाला प्रतीक है। ठीक है? अब ये कैसे श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है? समूह की श्रेष्ठता को कैसे प्रदर्शित करता है? धर्म के आधार पर आपने हमारे यहाँ पहले प्राचीन समय में धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ करता था, और वो भेदभाव किस आधार पर हुआ करता था? श्रेष्ठता और निम्नता के आधार पर हुआ करता था। तो धर्म क्या कराता है? हमें समूह की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है धर्म, ठीक है? हो गया? इसी में हम देखते हैं कि जो धर्म है यह व्यक्ति की शक्ति को गौण बताता है, व्यक्ति की शक्ति नीचे, कम, है ना? और समूह की भावना की जो शक्ति है वो प्रधान होता है इसमें। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? व्यक्ति की शक्ति, व्यक्ति की शक्ति जो है वो गौण होता है, गौण होता है, और समूह की शक्ति, समूह की शक्ति प्रधान होता है या श्रेष्ठ होता है। ठीक है? धर्म से हमें क्या पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसकी शक्ति गौण है ना, और एक जो उसी में व्यक्ति की शक्ति को गौण बताता है और समूह की शक्ति को प्रधान बताता है, समूह की शक्ति श्रेष्ठ होता है, इसके बारे में ये बात करता है। ठीक है? आप ये बता सकते हैं क्या कि जो दुर्खिम है वो कौन से जनजाति के धर्म का अध्ययन किया? अरुंटा जनजाति, है ना? ये क्वेश्चंस एकदम टिक लगा लेना है, ये क्वेश्चंस एकदम पूछता ही है ना? तो ऑस्ट्रेलिया के, है ना, कहाँ के, है ना, ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया। अरुंटा जनजाति का अध्ययन, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया है, और यहीं से इन्होंने इसी अध्ययन में, है ना, इन्होंने क्या बताया है, ये धर्म के बारे में बात किया, और इसी ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति के अध्ययन से ही इन्होंने एक नया अवधारणा प्रस्तुत किया था। क्या अवधारणा है? टोटमवाद की अवधारणा। समझ गए? टोटम की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? दुर्खिम ने।
बन रहा है ना नया नया क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्वेश्चन को ध्यान में रखना है भाई, ठीक है, भूलना नहीं। तो ये हो गया दुर्खिम के धर्म से संबंधित चीजें, है ना, समझ गए। चलो, दुर्खिम जो है इसको मिटा दो। दुर्खिम जो है 3 चीजों की बात करता है, ठीक है। क्या? दुर्खिम जो है 3 चीजों का बात करता है ना, और तीनों चीज हमें कहाँ दिखाई देता है? धर्म में दिखाई देता है। तीनों चीज हमें कहाँ दिखाई देता है? धर्म में। पहला आप देखे होंगे, धर्म में कर्मकांड होता है कि नहीं? होता है ना। अब नैतिकता, धर्म और कर्मकांड हो गया। नैतिकता, आपको नैतिकता भी दिखाई देता है। और तीसरा है विश्वास। विश्वास है तभी तो दुर्गा पूजा कर रहा है कि नहीं? आज है दुर्गा पूजा, दुर्गा जी आए हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। दुर्खिम जो है अपनी धर्म की परिभाषा में कहता है कि धर्म जिसमें विश्वास है ना, दुर्खिम कहता है कि धर्म जिसमें विश्वास, नैतिकता और कर्मकांडों की समग्रता दिखाई देता है, उसे हम स्पष्ट रूप से धर्म कह सकते हैं। समझ गए? क्या क्या? जिसमें कर्मकांड, नैतिकता और विश्वास की समग्रता दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। तो यहाँ तक समझ गए, धर्म हो गया। तो धर्म की, दुर्खिम के धर्म की अवधारणा हो गई समाप्त। कितनी अवधारणा कर लिए आज? 2 अवधारणा। सबसे पहले क्या? सामूहिक प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधान का अवधारणा। दूसरा, दुर्खिम के धर्म की समाजशास्त्रीय अवधारणा, दुर्खिम के धर्म की समाजशास्त्रीय अवधारणा। और अब हम तीसरा देख रहे हैं, टोटम, ठीक है, टोटमवाद की अवधारणा। टोटमवाद की अवधारणा। अब ये टोटम क्या है? सब जानते हैं ना? हैं? जानती है तुरेश्वरी टोटम क्या है? शीतल, टोटम क्या है? चिन्ह होता है ना रे, एक चिन्ह होता है ना। एक सामान्य वस्तु होती है जिसे एक जाति, एक जनजाति जो है अपनी विशेष चिन्ह बनाकर रखता है और उस पर विशेष विश्वास और अपनी श्रद्धा रखता है। यही टोटम सामान्य अर्थ है। समझ गए? टोटम क्या है सामान्य अर्थों में? एक ऐसी सामान्य वस्तु जिस पर एक समाज अपनी विशेष विश्वास, आस्था या अपनी आदर्श के रूप में उसको मानता है, उस पर विश्वास रखता है, वही टोटम कहलाता है। या इस हमें जनजातीय समाजों में इसकी मात्रा हमें अधिकतर दिखाई देता है। प्रत्येक जनजातीय समाज का कुछ ना कुछ टोटम है ना रे? बता सोनम, क्या है टोटम? तो आपका कछुआ है नहीं? कछुआ तो बता रही ना, क्या है टोटम? क्या है टोटम चिन्ह? आपके यहाँ का नहीं पता रही? बता जागेश्वर। कछुआ ही है। शीतल है? गौ, हाँ, सांप रे, हाँ, देख हो गया ना। वो सब सामान्य चीजें हैं, सामान्य वस्तु है, सामान्य है ना। बाकी लोग के लिए तो सामान्य है ना। हमारे लिए कछुआ तो कछुआ, सांप डोमी का गौहा सांप तो गौहा सांप है कि नहीं? सामान्य नहीं। लेकिन वो किसी एक विशेष जनजाति के लिए स्पेशल टोटम होता है, उसकी गढ़ चिन्ह होता है, उस पर व्यक्ति आस्था रखता है और उस पर आस्था, विश्वास और जितना भी चाहे सब उसके ऊपर रखता है, वो उसके लिए भगवान, ईश्वर। हाँ, उसमें इसमें लिख लो, दुर्खिम ने इस समाज को ही ईश्वर कहा है ना। धर्म में लिख लेना नोट करके, दुर्खिम ने समाज को ही ईश्वर कहा है। दुर्खिम का कोई और ईश्वर नहीं, ठीक है? लिख लिए।
हो गया। आगे बढ़े टोटम की अवधारणा की ओर। अभी जिस प्रकार से मैंने आपको आप लोग जो अलग अलग टोटम बताए है ना, इसी आधार पर दुर्खिम कहता है कि ये टोटम क्या है। टोटम कोई वस्तु है ना, उस वस्तु की पवित्रता और सामान्यता का भेद करने का एक तरीका है ना। क्या है? किसी वस्तु के साधारण या किसी वस्तु के साधारण या विशिष्टता, किसी वस्तु के साधारण या विशिष्टता ब्रैकेट में लिखना पवित्र, पवित्रता में भेद करने का एक माध्यम है। समझ गए? क्या है? कोई सामान्य वस्तु, उस सामान्य वस्तु में हम कैसे उसको भेद करेंगे कि ये वस्तु पवित्र है और ये वस्तु पवित्र नहीं है। एक समाज कैसे भेद करेगा, है ना। ठीक है, चल तो नेताओं को बोल कछुआ को मारने, मारेंगे नहीं मारेंगे, है कि नहीं। चल तो शीतल को बोल कौवा को मारने, मारेंगे नहीं मारेंगे। ठीक है, तो क्या है, हाँ, वो पवित्र वस्तु की पहचान कर दिया, वो पवित्रता की पहचान है ना। एक पवित्रता और साधारण वस्तु पर ही क्या किए हम उसको अलग कर लिए, भेद कर लिए। ठीक है, चलो अगला हम देखते हैं कि ये जो टोटम है क्या है। टोटम जो है नैतिकता का प्रतीक चिन्ह है, नैतिकता का प्रतीक चिन्ह होता है टोटम, नैतिकता का प्रतीक चिन्ह, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, जनजाति समाज, किसी विशेष, है ना, जनजातीय समाज का विशेष गढ़ चिन्ह। जनजातीय समाज का विशेष गढ़ चिन्ह होता है टोटम। ठीक है, जिससे जो जनजातीय समाज है अपनी उत्पत्ति का आधार मानते हैं इसको, समझे। इसको क्या मानते हैं, टोटम को अपनी उत्पत्ति का आधार मानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज समझ में आ गया। अगला क्या है, जो टोटम है, यही टोटम धार्मिक प्रतीकों के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, यही हमें धार्मिक प्रतीकों के रूप में, ठीक है, धार्मिक प्रतीकों के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है, के रूप में। ठीक है, ये टोटम क्या है, धार्मिक प्रतीकों के रूप में है, जो कि जनजातीय समाज में हमें दिखाई देता है। यहां तक समझ गए? हाँ, समझ गए यहां तक क्या क्या है। चलो अब ये जो सामान्य वस्तु है, हमने बोला ना, चलो एक और लिख देते हैं यार, जो सामान्य वस्तु, अब ये टोटम क्या क्या हो सकता है। टोटम एक सामान्य वस्तु है ना, एक सामान्य वस्तु है जो क्या क्या हो सकता है, पेड़, है ना, पशु, ठीक है, चिन्ह, कोई भी धार्मिक चिन्ह आदि, ये सब क्या हो सकते हैं, टोटम का एक हिस्सा हो सकता है। टोटम इसको कोई भी समाज जो है टोटम के रूप में से मान सकता है। समझ गए? ठीक है, चलो यहां तक समझ गए ना। अब हमें समझ में आ गया होगा कि आखिरकार टोटम क्या होता है?
टोटम की अवधारणा सबसे पहले इस्माइल दुर्खिम ने प्रस्तुत किया था और अपनी कौन सी बुक में? 2 पुस्तकें। पहला द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ और दूसरा प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन। याद आ गई दोनों बुक? प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन बुक कब आया था? 1903 में, है ना। और द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में। ये दोनों पुस्तक से इन्होंने टोटमवाद की अवधारणा के बारे में, दोनों पुस्तक से हमें इसके टोटमवाद की अवधारणा के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताओं की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या क्या है? इसकी विशेषता, टोटम की विशेषता। टोटम की विशेषता क्या क्या है? सबसे पहली विशेषता आप देखते होंगे विवाह के नियम, है ना। अब बताओ, जिसका टोटम जैसे नेताम है ना, नेताम का टोटम कछुआ है, तो जो दूसरा व्यक्ति जो कछुए को अपना टोटम मानता होगा उसके साथ विवाह कर सकता है क्या? है? कर सकता है? नहीं होता है ना। ठीक है, होता है, यहाँ होता है ना, अलग जगह पर नहीं होता। जैसे दुर्खिम ने कहा, दुर्खिम ने इसकी विशेषता दिया तो विवाह के नियम को संरक्षित करता है, विवाह के नियम बताता है। पहली विशेषता है विवाह के नियम। ठीक है, पहली विशेषता क्या हो गया? विवाह के नियम हो गया। दूसरी विशेषता है पवित्रता। कोई भी वस्तु आपने टोटम माना है, वह वस्तु क्या हो गई? अब पवित्र हो गई। दूसरी विशेषता क्या है? पवित्रता। ठीक है, जिस जनजाति ने जो भी वस्तु को क्या माना है? टोटम माना है, वह वस्तु वो अब साधारण वस्तु नहीं रहा, है ना। अब वो साधारण वस्तु नहीं रहा, वो क्या हो गया? विशेष हो गई, उसमें पवित्रता सम्मिलित हो गया। ठीक है, अगली विशेषता क्या है? मानव के मन में भय को उत्पन्न करना। ठीक है, मानव के मन में भय को उत्पन्न करता है। कैसे? हाँ, जैसे अभी बोला जागेश्वर को कछुआ मारने बोलेगा तो नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्यों नहीं मारना जागेश्वर? क्योंकि जो गढ़ चिन्ह है उसको मारने से हमें नुकसान हो सकता है कि नहीं। तो एक भय आ गया कि नहीं, मन में एक भय उत्पन्न हो गया ना। तो इसकी विशेषता क्या है टोटम की? सबसे पहले विवाह के नियम बनाता है, इससे पवित्रता। ठीक है, फिर भय हो गया। फिर अगला क्या है? सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक करता है टोटम, है ना। सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक। सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। ठीक है, समझ गए यहां तक? चलो आगे हम पढ़ते हैं इसकी अगली विशेषता। इसकी अगली विशेषता है सामाजिक सुरक्षा। अगली विशेषता क्या है? सामाजिक सुरक्षा। कैसे सामाजिक सुरक्षा करता है टोटम? टोटम कैसे सामाजिक सुरक्षा करता है? जब टोटम आती है तो व्यक्ति में सामूहिक प्रतिनिधित्व आता है। जब व्यक्ति समूह में रहते हैं तो क्या करते हैं? सामाजिक सुरक्षा होती है। समझ गए? नहीं समझे? सामाजिक सुरक्षा ही समझे? सब व्यक्ति एक साथ रहेंगे, सब एक ही चीज को मान रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति किसी प्रकार का समस्या उसमें करता है ना, खड़ा करता है, तो वो समूह के लोग एक साथ तो मिलकर काम करेंगे ना, है कि नहीं? तो सामाजिक सुरक्षा हो रहा है कि नहीं? सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ, है ना, मतलब संघर्ष के साथ साथ, सामाजिक संघर्ष के साथ साथ व्यक्ति और बहुत सारे कृत्य कर सकता है जो कि नियंत्रित में रहता है, क्योंकि सबको भय, सबको क्या है, मानव के मन में सबके मन में भय उत्पन्न हो गया। अनैतिक कार्य करेगा? नहीं करेगा, है कि नहीं? तो अगला लिख लो, नैतिकता का विकास।
नैतिकता का विकास। ठीक है, नैतिकता का विकास। ठीक है, एक गोत्र को पहचान दिलाता है, गोत्र का पहचान। ठीक है, एक गोत्र का पहचान हो गया। तो इतना सारा विशेषता है किसका, टोटम का। समझ गए, समझ गए। आगे बढ़े अब, कितनी अवधारणा हो गई हमारी, हैं? 3 अवधारणा हो गया है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली अवधारणा की ओर, और अगली जो अवधारणा है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अवधारणा के रूप में हम इसे देखेंगे। क्या कौन सी अवधारणा हो सकता है,